पढ़ते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन है वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 मतलब 1/7, जब 7 का डिवाइड 1 में, 7 का भाग 1 में हम करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। यहाँ ऊपर जो लाइन दिख रही है अंडरलाइन, इसको हम बार बोलते हैं। क्या कहते हैं? बार। बार मतलब क्या कि जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो एक ही एक नंबर, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम बार लगाते हैं। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें, अब जैसे 1/7 की वैल्यू तो ये आ गई है, ऐसे ही हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सभी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, हम चाहें तो एक ही टर्म को 2 बार जोड़कर भी हमारा आंसर ला सकते हैं, और चाहें तो ऐसे नॉर्मल सबसे इजी तरीका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 9th में हमको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आसानी से आता है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हम लिखेंगे गिवन दिया है 1/7 इक्वल 0. अब जैसे यहाँ पर जो नंबर है बहुत सारे हैं, पर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उन सभी को हम अलग अलग बोलते हैं। कैसे? 0.142857 बार, ये हमारे 1/7 की वैल्यू है। देन तब अब हमको निकालना है 2/7, तो हम देखें कि जो 2/7 है, इसको 2 को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर इसके अपॉन में 1 लगा भी देंगे तो क्या होता है, इसमें ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो हमारा वही आंसर आएगा 2/7। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसको ओनली 2 रहने देते हैं और साथ में लिख देते हैं अलग से 1/7। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ये 2 हमने एज इट इज लिखा, ये इनटू एज इट इज, और 1/7 की वैल्यू जो ऊपर है ये वाली, ये हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि हम ये नंबर लिखते हैं यहाँ पर, तो हमने लिखा 0.142857 इंटू 2। जब आप गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक उत्तर तो हमको मिल गया। अब हमको निकालना है 3/7, तो जैसा हमने यहाँ ऊपर की ओर 2/7 में किया था, ऐसा ही अब हम 3/7 में करेंगे। हमने लिखा 3 इंटू 1/7 अलग, हम चाहें तो इसको समझ सकते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, देखिए ऊपर 3 आ गया, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 3 अलग कर लेंगे और 1/7 अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3 एज इट इज लिखा और 1/7 की जो वैल्यू यहाँ ऊपर दी गई है वही हमने वापस से लिख दी। अब जैसे हमने यहाँ देखा था, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमको किससे करना है, 3 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा हम वो एज इट इज यहाँ पर बार लगाकर लिखेंगे। इसमें हमको एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि इसमें बार होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही उसने बार दिया है। अब अगर बार दिया है तो हमको हर आंसर में बार लगाना जरूरी है। ऐसे हम बात करते हैं 4/7 की, तो 4/7 को भी जैसे कि ऊपर हमने 2 में लिखा है ऐसे ही लिख देंगे 4 इंटू 1/7। 4 इंटू 1/7 की जो वैल्यू है वो हम ऊपर से लिख देंगे। फिर ऐसे ही जैसे 3 का किया था ऐसे ही हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट क्या करते हैं इसको 5711428, मतलब 0.57142 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 5/7 की, 5/7 की। तो 5/7 को भी हम ऊपर की तरफ 5 गुणित 1/7 लिख देते हैं। 5 गुणित, अब 1/7 का मान हम जो ऊपर देख चुके हैं वो वापस से रखेंगे, तो ऐसे हम 4 की जगह इससे 5 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर ये आ जाएगा।
इसी तरह हम 6/7 लेंगे तो 6/7 को लिख देंगे 6 गुणित 1/7। अब 1/7 का मान वापस हम ऊपर से लिखेंगे, ठीक है, और उसको गुणा कर देंगे, गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां दिया गया है निम्न को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p/q। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं p/q की, तो p/q होता क्या है? तो p/q जो है रेशनल नंबर या इररेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि ऐसी संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जाता था उसे हम परिमेय या अपरिमेय संख्या कहते थे। अब परिमेय या अपरिमेय जो उसकी पहचान होती थी वो ये होती थी कि जिसको भाग देने पर लास्ट में डिजिट आना बंद हो जाती है उसे हम परिमेय कहते हैं, और जिसमें एक ही एक नंबर बार बार रिपीट होता है या ऐसे नंबर जो रूट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिनका कुछ सीरीज नहीं होता है पर अल्टरनेट कोई ना कोई नंबर आता रहता है, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो हमको इसी तरह से इसको हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमने मेनली जो p/q फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका एग्जांपल हमने हमारे परिभाषा में डेफिनेशन में समझा था, वही पैटर्न यह है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.3 बार। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होना। अब रिपीट होना कैसे? तो हम देखते हैं, हमने लिखा सॉल्व, माना लेट x इक्वल टू 0.3 बार, मतलब हमने इस क्वेश्चन को किसके बराबर मान लिया? x के बराबर। ठीक है, अब जब हमने x के बराबर मान लिया है तो हम अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको बार को हटा देंगे। अब जैसे ही हम बार हटाते हैं, जैसा कि हमने बात की है कि बार का मतलब होता है एक ही नंबर बार बार आना, हम इसको लिखेंगे x इक्वल 0.3333 ऐसे चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां हम सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि जितने नंबर पर बार लगा हो, तो हम देखेंगे कितने पर बार लगा हुआ है? 1 पर। तो अगर 1 पर बार लगा हुआ होता है, हम इसको यहां पर इंडिकेट भी कर देते हैं कि अगर 1 पर बार होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 2 पर बार होगा, मतलब यहाँ एक डिजिट की जगह अगर 2 डिजिट हो, मान लो यहाँ पर 30 लिखा हुआ हो, 3030, तो 2 संख्या हुई बार पर, तो अगर 2 डिजिट पर अगर बार होगा तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 डिजिट पे बार होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसकी प्रोसीजर होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ कितने पर बार है? 1 पर। तो 1 पर बार है तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। अब 1 से 10 से क्यों किया हमने? क्योंकि बार कितने पर था? 1 पर। तो हम करते हैं इसमें गुणा, तो देखिए यहाँ x है, हमने उसमें 10 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? 10 गुणित x, फिर इक्वल। अब यहाँ ये टर्म है, हमने ये टर्म ऐसे लिख दी और उसके आगे हमने लिख दिया 10 गुणित, मतलब 10 से हमने उसमें गुणा कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं, एक हम हमारी नॉर्मल टर्म को लेते हैं कि सपोज हमने 0.33 में 10 से गुणा किया, तो हमेशा जिस डिजिट में लास्ट में नॉर्मली हम देखते हैं कि 10 से 100 से 1000 से जब हम गुणा करते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो दशमलव का साइन होता है, डेसिमल का सिंबल होता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो अगर 10 से गुणा करेंगे, मतलब अगर 1 0 है तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 2 है तो 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये दशमलव यहां से उठकर 1 कदम आगे बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 3.3। अगर यहाँ पर डैश डैश है तो हम आगे डैश डैश लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो कि यहाँ पर 100 है तो ये दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये डेसिमल यहाँ नहीं आते हुए यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि दशमलव आगे बढ़ जाता है। अब अगर आगे बढ़ जाता है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखेंगे हम कि जो डेसिमल था वो उठ के यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया, हमने टर्म हमारी लिख ली। अब हम तुलना करते हैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम देने के बाद। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3-4 बार है और यहाँ भी 3-4 बार है, केवल आगे की डिजिट थोड़ी सी डिफरेंट है और वो तो हमको चाहिए भी मान निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, ठीक है, या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या हिंदी में लिखें तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 10x और यहाँ दिया हुआ है x, तो 10 में से x को हमने माइनस कर दिया। अब इधर की बात करें तो इधर क्या है हमारे पास, इधर है 3.3333, देखिए हमने लिख लिया है, फिर माइनस लगाया, इधर क्या है 0.3333, तो हमने लगा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 9x, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल के बाद की बात करते हैं, तो माइनस करने से पहले इसको अरेंज करना सीखते हैं। तो हम जो आगे की डिजिट है उसको लिख लेते हैं 3.3333, इधर की लिखते हैं तो 0.3333। हम जब भी कोई चीज माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, स्पेशली डेसिमल वाले दशमलव वाले सवालों में, तो उसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कि दशमलव के नीचे दशमलव होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव है, ठीक है, तो हमने यहाँ से नीचे आगे डैश लगा लिया, 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आता है 3.0000। अब हम बात करें कि 3 के आगे डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है तो वो नॉर्मली 3 ही कहलाएगा। अब अगर वो 3 कहलाएगा तो हम उसको नॉर्मल 3 लिख देंगे। अब हम इधर देखते हैं कि 9x है, ठीक है, मतलब 9 दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है, तो उसको उठा के अगर हम इसके इधर लाते हैं, इक्वल के इधर लाते हैं, तो वो काहे में आ जाता है अपॉन में। तो ठीक है, हम उसको अपॉन में ले आए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, हमारा आंसर क्या आ गया 1/3, ठीक है। अब ये इसी का एक रूप है, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने 1/3 के बारे में हमारी परिमेय संख्या में पढ़ा था, ठीक है, कि ये शांत है या अशांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने पढ़ा था कि जब 3 का 1 में हम डिवाइड करते हैं तो एक ही एक नंबर बार बार रिपीट होता है, उसका सोल्वर आखिरी में नहीं निकल पाता है, इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब अशांत प्रसार है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन अब हम देखते हैं, आगे देखेंगे। आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें एक बार के बजाय 2 डिजिट पर बार है ना, तो इसके लिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये है, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ P/Q, हमारा डिजिट है 0.47 बार। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि बार का मतलब होता है वही नंबर बार बार रिपीट होना। तो देखते हैं, सॉल्व लेट, हमने माना कि ये जो टर्म है इसको हमने x के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब x के इक्वल रख लिया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको बार दिखाई दे रहा है, अगर हमको बार को हटाना है तो उस नंबर को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, पर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं रहती है, इसलिए हम उसको 2 बार या 3 बार नोट कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि देखा कि 4 7 दोनों पर एक साथ बार है,
तो उसी दोनों नंबर को बार बार हमको रिपीट करना है। हम लिखेंगे x इक्वल 0.474747। इसको हम 47 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद की सभी टर्म अलग अलग पढ़ी जाती है। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर बार कितने पर है, 2 पर, तो हम हमारे इधर के क्वेश्चन में आते हैं। हम देखेंगे कि जिस पर 2 पर बार होता है उसमें मल्टीप्लाई कितने से होता है, 100 से। तो हम लाइन लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। देखिए करते हैं हम गुणा, यहाँ x है, हमने x लिखा, उसमें आगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर ये टर्म है, हमने यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए अब आपको मैं आगे मल्टीप्लाई की प्रोसीजर समझाता हूँ। तो जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर बार है, बार को हम 474747 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने डेसिमल को एक पॉइंट में बढ़ा दिया था। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर 2.20 है, तो हम पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 20 के आगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया इसका, तो ये डेसिमल यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, ठीक है। हमने लिख दिया 47.474747 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर x की छोटी डिजिट है, सिंगल x एक ही बार है, और यहाँ पर कितनी बार है, 100 टाइम्स, 100 बार है। तो हम बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, ठीक है, या सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100x माइनस x, तो 100x माइनस x इक्वल, इसकी टर्म पहली क्या है, 47.474747 डिजिट, ठीक है। तो हमने लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमारी टर्म लिख ली 0.474747 और डैश लगा दिए, ठीक है। हमने टर्म जमा ली। अब हम माइनस करते हैं, तो 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99x, और यहां अगर हम माइनस करें तो देखिए हम इसको माइनस करके देखते हैं। यहां पर सपोज मान लो कि ये हमारी टर्म सेकंड वाली है और फर्स्ट वाली ये वाली है, तो डेसिमल की जगह हम डेसिमल अरेंज कर लेंगे हम। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, करिए। यहां तो डैश कंपल्सरी लगा लेंगे, 7 का 0, 4 का भी 0, 7 का 0, 4 का 0, 7 का 0, 4 का 0, फिर डेसिमल 7 में से 0 गया तो 7 और 4 एज इट इज। क्या आंसर आया आपका, 47.0000। तो हमने लिख दिया 47.000। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर वो शून्य के रूप में हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमने देखा है सभी शून्य की वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको ओनली लिख देंगे 47। तो हमारा टर्म क्या हो गई, 99x इक्वल 47। अब 99 जो है वो x के साथ मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब गुणा के रूप में है, हम उसको उठाकर इधर लाएंगे तो कायम आ जाएगा वो अपॉन के फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम हमारे क्वेश्चन को वापस से, जो कि हमने समझा था, उसको वापस से नोट कर लेते हैं ताकि हमें किसी चीज की कोई परेशानी ना आए। तो हमारा क्वेश्चन था 0.47 बार। तो अब इसी तरह से हमको हमारी बुक में इस टाइप के और सवाल दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है और उसी मेथड से करना है, जो कि नंबर 1 पर 0.6 बार होगा, नंबर 2 पर 0.9 बार होगा, या इसको 0.9999 इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन लें तो 0.36 बार होगा। ऐसे ही जैसे कि हमने अभी तक 2 बार वाला सीखा है, इसी तरीके से हम केवल करना क्या रहेगा, यहां पर एक 0 और बढ़ जाएगा, मतलब अगर 3 पर बार आता है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही हम 0.447 से भी
इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सभी आपके होमवर्क के रूप में है ना। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज का है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। मतलब हमारी जो स्केल की नंबर लाइन होती है, जो हमारे स्केल पर दर्शाई जाती है 1 से लेकर 15 तक, उसको और विजुअलाइज करना है, उसको और आवर्धन मतलब दिखने लायक हमको हमारे बोर्ड पर, हमारी कॉपी पर हमको उसको और विजुअलाइज करना है और हमें उसका आवर्धन बताना है कि हाँ उस नंबर लाइन पर हमारी ये संख्या भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हमको पता है हमारी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर नंबर लाइन दिखेगी जो कि 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम चाहे तो और नंबर ले सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं नंबर क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग टर्म है वो 3 है, जो कि हमको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह हमारा नंबर केवल 3 पर खत्म नहीं होता है, 3 के बाद दशमलव है, जैसे कि हम हमारी संख्या में जानते हैं 3.1 जिसको 3.1 3.2 हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो 3 और 4 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा नंबर है 3.7। पहले हम शुरू के दो नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में होगा। कैसे? 3.1 3.2 3.3 3.4 ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 3.7 तक। तो यहां तक 3.7 को नजर आ रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि ये जो नंबर है वो इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में कहां होगा ये तो हम पूरा क्लियर नहीं कह सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 वाली लाइन को ऊपर ऐसे और 4 वाली लाइन को भी ऐसे ऊपर इंडिकेट कर देंगे, ताकि इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि आने वाला जो भी नंबर है वो इन दोनों के बीच में है। अब जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, केवल 3 और 4, अब जैसे कि हम बोलते हैं 3, तो 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं और 4 को हम 4.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा लिख सकते हैं हम क्या करेंगे कि 3 और 4 वाले दोनों पॉइंट्स को पकड़ के और जूम कर देंगे। जूम करना समझते हैं ना, हम उसको और बड़ा करेंगे। तो बड़ा करेंगे तो हमको उसके अंदर और नए नए पॉइंट मिलेंगे, जैसा कि हमने बोला था 3.1 3.2 ऐसे। तो हमने पहले 3 को लिया, हमने लिख दिया 3.0। अब 0 पर क्या आता है 1, तो फिर 3.1 3.2 3.3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 और 0, मतलब 4.0। ये लास्ट टर्म हमारी 4 वाली आ गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको और जूम किया, बड़ा किया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमको दो नंबर क्या है 3.7। तो 3.7 देखेंगे कहां पर है, तो 3.7 हमको यहां मिल गया, तो जहां मिल गया है उस पर एरो लगा देंगे। ठीक है, अब एरो लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये 3.7 पर खत्म हो गया? तो नहीं, हम देखेंगे कि आगे एक नंबर और है, मतलब एक नंबर और है। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच में ही वो कहीं ना कहीं होगा, तो हम उसके जस्ट बाद वाले को भी ऐसे ऊपर सिंबल लगा देते हैं। तो हमने इस लाइन से इसको और बड़ा किया और ये पोर्शन लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ लास्ट में एक नंबर और है, तो ये तो 3.7 है। तो जैसे कि हमको 3.7 है, इसका आगे हम 0 लगा दें तो यहाँ से नया नंबर बन जाएगा 70 71 72 73 74 ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों सिरों को पकड़कर और बड़ा कर लिया। तो हमने जब बड़ा किया तो देखिए 3.7 को लिख सकते हैं 3.70। तो हमने इसको खींच के यहाँ ले आए 3.70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80, जो लास्ट टर्म हमारा 80 ये वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है 76। तो हम देखेंगे हमारा 76 कहां पर है,
तो 7 6 है हमारा यहाँ पर। तो हमने फिर इसके वापस से एरो सिंबल बना लिया ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि ये नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये 7 6 पर खत्म हो गया, तो नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे एक नंबर और है। अगर आगे नंबर और है तो हम देखेंगे जस्ट बाद वाले पे एक एरो और लगा देंगे। ठीक है, अब जब हमने एरो लगा दिया है तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्या है 7 6 है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि 3.76, जैसे हमने यहाँ 0 लगाया है ऐसे हम 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अगला 7 6 1 7 6 2, ऐसे हमारी नंबर लाइन आगे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम वापस से क्या करेंगे कि इन दोनों को पकड़कर वापस से और बड़ा करेंगे। जब इसको और बड़ा करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, फिर 7 6 0 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ऐसे वापस हमको हमारी नंबर लाइन अगली मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि अगला नंबर हमारे पास है क्या, 5। तो देखते हैं 7 6 5 का है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5। देखिए 7 6 5 मिल गया, तो हम इस पे एरो लगा देते हैं। अब हमने क्या किया कि एरो लगा दिया। अब देखो क्या आगे कोई नंबर है, तो हम देखेंगे आगे कोई नंबर अब नहीं है। अब नहीं है तो हम यहीं पर ऐसे गोला लगा देंगे, तो ये हमारा नंबर हमको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपकी बुक में और है, उसे आपको करना है। बाकी के सवाल हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।